हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस। अगला अपना लेसन है भारत में शासन कि जो देश से लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले होते हैं वहाँ पर सरकार के सामान्यतः 3 अंग होते हैं। पहले का नाम है जिसको कहते हैं व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अपन आज ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट इन इंडिया कि भारत में शासन कैसे संचालित होता है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला देश है। भारत का अपना एक लिपिबद्ध संविधान है और उस संविधान के स्रोतों के आधार पर भारत की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर, संसदात्मक शासन प्रणाली के आधार पर सामान्य रूप से दोहरी शासन व्यवस्था होती है, जिसको केंद्रीय सरकार या फिर अपन कह सकते हैं राज्य सरकार। तो व्यवस्थापिका, भारत की व्यवस्थापिका का नाम है संसद, और विश्व के अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए में इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जापान में इसको डाइट के नाम से पुकारा जाता है, अफगानिस्तान में इसको शूरा के नाम से जाना जाता है और इराक में इसको मजलिस के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों में वहाँ की व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत की व्यवस्थापिका है संसद। सामान्य रूप से संसद अपन पढ़ेंगे कि साहब संसद का विकास या निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार ये भारत देश की संसद है जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं। सामान्य रूप से व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रपति को संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग माना जाता है। तो 2 सदन होते हैं और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। इससे मिलकर के देश की संसद का निर्माण होता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था का विकास या इसकी पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था का विकास ऋग्वैदिक काल से ही था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में भी सामान्य रूप से व्यवस्थापिका के जो एक सदन थे सभा और समिति के रूप में चलते थे। इसका विकास धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन में अगर देखें तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सन 1833 का एक्ट आया, उसके बाद में 1892 का एक्ट था, इसके बाद में सन 1909 का एक एक्ट आया है, 1919 का एक्ट था और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था या भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास हुआ, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति का विकास हुआ और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी, उनमें 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया। इसी कंसेप्ट को 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम में और ज़्यादा विस्तारित किया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 60 सदस्यों को अवसर दिया गया। और 1919 के भारत शासन अधिनियम ने भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्वरूप दिया, जिसका व्यापक विकास किसमें देखा जा सकता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में देखा जा सकता है। और उस समय भारत की संसद के 2 सदन हुआ करते थे, एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरे का नाम था विधानसभा। और इसी को व्यापक रूप से एक कहाँ स्थापित किया गया,
भारत की वर्तमान केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में, जिसका निर्माण मैंने अभी आपको बताया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास अगर इसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो ये इसके संवैधानिक विकास के आधार हैं। ये थी इसकी पृष्ठभूमि। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश की संसद की पृष्ठभूमि क्या थी, भारत में व्यवस्थापिका पार्लियामेंट का विकास कैसे हुआ। इस स्वरूप में अपन देख सकते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया था 1892 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको बाद में 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक सदनों में विभाजित करने का प्रयास किया, जिसको व्यापक स्वरूप दिया 1935 के भारत शासन अधिनियम ने। और वर्तमान में भारत की संसद का स्वरूप आर्टिकल 79 के अनुसार देखने को मिलता है। और 79 के अनुसार अपन कह सकते हैं कि भारत की संसद के 2 सदन हैं और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि भारत की व्यवस्थापिका संसद का गठन कैसे होता है। तो गठन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली का विकास जिस प्रकार अपन ने देखा कि यूके के संविधान से इसका अनुग्रहण किया गया है, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का एक सामूहिक रूप से अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है, व्यवस्थापिका से होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि जिस देश में कार्यपालिका में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद या देश का प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, उस व्यवस्थापिका के निम्न या लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये दोनों ही कंसेप्ट भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर जिस संसद का निर्माण हुआ है, सामान्य रूप से भारत में प्रधानमंत्रीय शासन है, और प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भारत में कार्यपालिका का जो 2 स्वरूप होता है, एक का नाम है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसको कहते हैं संवैधानिक प्रधान, और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका जिसको अपन कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय और प्रधानमंत्रीय शासन। और इस कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है, देश की संसद या व्यवस्थापिका में से होता है। और ये कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति, देश की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं कि इस देश की व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका पार्लियामेंट के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। अगर अपनी योग्यता की विवेचना करें तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो संसद के सदस्य होते हैं जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं सांसद, इनके सदस्यों की योग्यताएं और निर्योग्यताएं क्या होती हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा जो एक निर्धारित योग्यताएं हैं जिसका निर्माण किसने किया है, देश की संसद ने किया है, उन योग्यताओं की निर्वाह करने वाला भी होना चाहिए। जिसके लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अगला कंसेप्ट अपन कह सकते हैं कि उसको किसी भी न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी मानसिक चित्त विकृति के अनुसार वो पागल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सामान्य रूप से वो संसद की सदस्यता की प्रतिनिधित्व का समुचित हकदार नहीं है। या फिर अपन कह सकते हैं कि समय समय के अनुसार जिस प्रकार 10वीं अनुसूची में जो नियम बना हुआ है दल बदल अधिनियम के अनुसार अगर उसकी योग्यताओं को निर्योग्यताओं के रूप में घोषित किया जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जिसका निर्धारण कौन करते हैं, उस सदन का जो भी सभापति है वो उसका निर्धारण करता है। न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, लेकिन ये निर्णय करने का अधिकार किसको है, उस सदन के सभापति को है। तो ये सामान्यतः एक योग्यताएं होती हैं जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि संसद का प्रतिनिधित्व
करने के लिए सामान्यतः इन योग्यताओं के हकदार या उम्मीदवार को सामान्य रूप से संसद का सदस्य बनाया जा सकता है, जिसका आधार अपना आगे देखेंगे कि संसद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। अगला इसका कंसेप्ट है कि सामान्य रूप से इन संसद के सदस्यों की शपथ प्रक्रिया भी होती है। शपथ जो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची के अनुसार संसद के सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, तो सामान्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है कि संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जैसे एक नई लोकसभा निर्वाचित होकर के आती है, तो ऐसी स्थिति में जो एक पूर्व का एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नया एक जो लोकसभा निर्वाचित होकर के आती है, उसका जो वयोवर्ग सदस्य होता है उसको सामान्य रूप से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और पहली वाली लोकसभा का सदस्य या अध्यक्ष या स्पीकर तब तक काम करता है जब तक प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित होकर के नहीं आता है। ये सदस्य लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और बाकी एक सारे सदस्यों को शपथ होने के बाद में लोकसभा में खुद का एक स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है और एक डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन कर लिया जाता है। ऐसे ही संसद के दूसरे सदन के जो सभापति और उपसभापति होते हैं, उनके द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिला दी जाती है। तो ये शपथ प्रक्रिया का उल्लेख है जो संविधान के आदर्शों के अनुसार शपथ ली जाती है, जो भी एक तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। पांचवा कंसेप्ट अपन कह सकते हैं कि संसद के सदस्यों के लिए गणपूर्ति का नियम है। गणपूर्ति या जिसको कहते हैं कोरम का सिद्धांत। सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जैसे आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार देश का राष्ट्रपति संसद के जो सदन होते हैं उनका सदनों का सत्र आहूत करता है। सत्र का मतलब होता है अधिवेशन। और सामान्यतः भारतीय संसद में या भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली में 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र जिसको बजट सत्र कहते हैं, दूसरा सत्र जिसको मानसून सत्र कहते हैं और तीसरा सत्र जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। इनकी अवधि है बजट सत्र सामान्यतः फरवरी से मई तक, मानसून सत्र सामान्यतः जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र सामान्यतः नवंबर से दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। सत्र का मतलब है कि संसद के सदनों की बैठक आहूत करना, ये राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार है। और ऐसी स्थिति में उस सदन के सत्र को आहूत या उसकी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग को चालू करने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना % होना चाहिए? 10% होना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 545, इसका 10% का मतलब 55 सदस्य होनी चाहिए सत्र को आहूत करने के लिए। संसदीय प्रणाली या संसदीय प्रणाली के जो एक व्यवहारिक प्रारूप हैं उनको वैधानिक स्वरूप शुरुआत करने के लिए सामान्य रूप से गणपूर्ति के लिए नियम है 10% सदस्यों की उपस्थिति, जिसमें सभापति भी शामिल है। अगर ये गणपूर्ति एक पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सत्र प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना, सत्र की समाप्ति करना, ये दोनों क्षेत्राधिकार किसके अधीन आते हैं? देश के राष्ट्रपति के अधीन आते हैं, क्योंकि देश का राष्ट्रपति देश की नाममात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्राधिकार किसके अधीन होते हैं? राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो संसद की कार्रवाई को प्रारंभ को शुरू करने के लिए ऐसी स्थिति में गणपूर्ति के नियम को भी आधार माना गया है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि देश की संसद के सत्रों की भाषा क्या होनी चाहिए? संसद में भाषा सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में संसद के सदस्यों को उस सदन के सभापति की अनुमति के माध्यम से अपने मातृभाषा में भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। कोई भी एक संसद का सदस्य अपने एक क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक संसद में जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्रियों
वह महान्यायवादी का क्षेत्राधिकार क्या है? महान्यायवादी का क्षेत्राधिकार क्या है? सामान्य रूप से जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम यह है कि एक संसद के मंत्री परिषद के सदस्य जिस सदन के सदस्य होते हैं, मतदान प्रणाली में उसी सदन में भाग लेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। रही बात भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की किसी भी कार्रवाई में क्या ले सकता है? ये भाग ले सकता है। संसदीय शासन प्रणाली की कार्रवाई में भाग लेने का महान्यायवादी को एक अधिकार है कि वो संसदीय कार्रवाई का अवलोकन कर सकता है। और मंत्रियों के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद सामान्य रूप से एक भारत की संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद का जो आकार है उसको भी सीमित किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्तमान में ये व्यवस्था है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री परिषद हो या राज्य परिषद का एक मंत्री परिषद हो, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से ये सदन जिस सदन में बहुमत है, और सामान्यतः बहुमत किस में होता है? लोकसभा में होता है। या राज्यों में बहुमत किस में होता है? विधानसभा में होता है। तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से ज़्यादा एक मंत्री परिषद में मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान आया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो ये पृष्ठभूमि थी कि भारत में शासन के स्वरूप और सरकार के शासन को चलाने के लिए जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका का विकास और इसका ऐतिहासिक पृष्ठरूप कैसा है और ये किस मेथड के आधार पर शासन का संचालन करता है। आगे अपन देखते हैं कि इस व्यवस्थापिका के जो अंग हैं या इसके सदन हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे राज्यसभा के बारे में कि देश की संसद के, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्लस राष्ट्रपति इसका अभिन्न होता है। तो सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा एक वरिष्ठ सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये प्रतिनिधित्व भी अपन देखेंगे जो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व दिया गया है और वो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि साहब राज्यसभा का गठन कैसे होता है। सामान्य रूप से राज्यसभा का गठन कैसे होता है? आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा को क्या माना गया है? देश की केंद्रीय व्यवस्थापिका या संसद का स्थायी सदन माना गया है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में इसका गठन कैसे होता है? तो गठन के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसकी सदस्य संख्या। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की सदस्य संख्या एक 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। और इस 245 का विभाजन कैसे किया जाता है? जिस प्रकार इनमें से 12 सदस्यों का एक राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनयन होता है। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है, जिसका संबंध किससे होता है? साहित्य, कला, समाज सेवा या विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने एक व्यवहारिक अपने योगदान दिए हैं, ऐसे 12 सदस्यों का एक प्रतिनिधित्व इसमें किया जाता है। और बाकी सामान्य रूप से 233 सदस्य एक राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 सदस्य का मनोनयन होता है और 2 सदस्य जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। और ये सारा प्रतिनिधित्व मिलाकर के क्या होता है? 245 होता है, जिनमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 233 और 12 सदस्य ये मिलकर के
राज्यसभा का निर्माण होता है और ऐसी स्थिति में राज्यसभा के निर्माण के लिए सामान्य रूप से एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? फिर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? क्योंकि भारत में अमेरिका के समान राज्यसभा में सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में यह प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में यूपी में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 10 सदस्यों का होता है। ये अंतर या गैप किसके आधार पर है? पॉपुलेशन के आधार पर है, जनगणना के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। इसलिए सामान्य रूप से एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो मेथड होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसके लिए जो भी एक प्रादेशिक राज्य की विधान सभाएं होती हैं, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, इन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के आधार पर, जिसको कहते हैं सिंगल मेथड, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के आधार पर इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और इस निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एमएलए कह सकते हैं। एमएलए मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और इसीलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए हम इसको क्या नहीं कह सकते हैं? प्रत्यक्ष सदन नहीं कह सकते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष सदन है। लेकिन ये स्थायी सदन है। भारतीय संविधान में इसके गठन की स्थायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका तीसरा स्वरूप अगर देखें कि राज्यसभा के सदस्यों की काल अवधि क्या है, कि ये कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, बाकी इसकी अवधि का निर्धारण एक संसदीय प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये पावर संसद को दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होगा। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है और जिसमें क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है और प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होने के बाद में 1/3 सदस्य रिक्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है और ये मेथड चलता रहता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्थायी सदन है, वरिष्ठ सदन है। रही बात इसमें एक 10 सदस्यों का एक मनोनयन या एक निर्देशित करना कि जो सदस्य एक लोकसभा से एक निर्वाचित होकर के नहीं आ पाता है या ऐसे कोई वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य है जिसने एक किसी एक विशेष क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं और उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होना एक संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक राज्यसभा के 12 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है, ताकि उनके अनुभवों को भी यहाँ पर समुचित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसमें चौथा कंसेप्ट है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी होते हैं। राज्यसभा में सभापति या उपसभापति ये पद होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और इन पदाधिकारियों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति हमेशा एक पदेन सभापति जिसको कह सकते हैं, और ये पदेन सभापति होता है देश का उपराष्ट्रपति। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा का सभापति है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से बाकी सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन कर लिया जाता है। इसीलिए देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उस समय राज्यसभा में एक सभापति का एक दायित्व कौन निर्वाह करता है? उपसभापति करता है। तो सामान्य रूप से एक सभापति और उपसभापति अपने सदन की जो कार्रवाई होती है उसको एक प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार अपन कहते हैं कि सदन की जो कार्रवाई होती है उसका एक सफल संचालन कर सकते हैं या एक सदन का स्थगन करना जिसको पोस्टपोन्ड कहते हैं, या सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना,
ये क्षेत्राधिकार किसका होता है? उस सदन के सभापति और उपसभापति का होता है। लेकिन सामान्य रूप से फिर इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर है, जब भी एक विधि निर्माण संबंधी कार्य की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस सदन में आती है, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एक दूसरे सदन में होती है, और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो ये सामान्य रूप से एक संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर अपन कह सकते हैं कि राज्यसभा के गठन की क्या प्रक्रिया है। इसी प्रकार अपन देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के अनुसार, लोकसभा आर्टिकल 81 के अनुसार अपन कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 निर्धारित की गई है, अधिकतम 552 निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में लोकसभा, जैसे एक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है वर्तमान में, और ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि साहब वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, और 545 में से 543 निर्वाचित हैं और 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। ये 2 सदस्य वो होते हैं जो राष्ट्रपति की नज़र में एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो ऐसी सारी सदस्य संख्या मिलकर के एक वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। ऐसी स्थिति में ये 2026 तक है। 2026 के बाद में जब भी एक संसद को अगर आवश्यकता होगी तो इन सदस्य संख्या का विस्तार किया जा सकता है। और वर्तमान में अगर देखें तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से लोकसभा स्थायी सदन नहीं है बल्कि अस्थायी सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और लोकसभा प्रथम सदन है। ये 4 कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा अस्थायी सदन है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? देश के राष्ट्रपति को है। लेकिन इसका परामर्श किससे लेगा? इसका परामर्श देश के प्रधानमंत्री से लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और ऐसी स्थिति में ये 5 वर्ष कब से प्रारंभ होता है? जब लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण कर लेते हैं। शपथ ग्रहण से लेकर 5 साल तक लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो अगला कंसेप्ट ये देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका निर्वाचन मेथड क्या है। लोकसभा के सदस्य जिनको सामान्य रूप से यहाँ पर एमपी कह सकते हैं या सांसद कह सकते हैं, ये सांसद इसके लिए सामान्य रूप से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। और भारत का निर्वाचन आयोग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होते हैं। और प्रत्यक्ष मतदान में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में ये प्रत्यक्ष सदन है, निर्वाचित सदन है, या यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक जनता का सदन है। और देश की संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता चुना जाता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं कि देश की एक जो वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका का एक स्वरूप है। यहाँ पर एक जो वास्तविक कार्यपालिका है जिसको एक मंत्रिमंडलीय या प्रधानमंत्रीय शासन कहते हैं, जिसको एक बहुमत दल का नेता कहते हैं, वो लोकसभा में से ही चुना जाता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि सरकार का नेता भी एक कहाँ माना जाता है? लोकसभा में ही माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता एक संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर देश का प्रधानमंत्री बनता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और ये नियुक्ति का आधार क्या होता है कि देश के प्रथम सदन, व्यवस्थापिका के प्रथम सदन में किस राजनीतिक दल का बहुमत है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में इनके सदस्यों की शपथ प्रक्रिया भी होती है। और शपथ प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पर भी सामान्य रूप से पदाधिकारी होते हैं।
जिसको अपन क्या कह सकते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, जिसको यूं कह सकते हैं कि लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। सामान्य रूप से आपने नाम सुना होगा कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद भी होता है। और जैसे ही पुरानी लोकसभा होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, 16वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष था, जैसे ही 17वीं लोकसभा का गठन हुआ तो गठन होने तक पहले वाली लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल पर कार्यरत होता है और ऐसी स्थिति में एक नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए उस सदन के किसी एक वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता है, पहले शपथ दिलाता है, सदन की शपथ दिलाता है और ऐसी स्थिति में वो सदस्य फिर कहलाता है प्रोटेम स्पीकर और ये प्रोटेम स्पीकर बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद में जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होता है या जो बहुमत दल होता है उसके किसी सदस्य को निर्वाचन के माध्यम से क्या चुन लिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और सामान्यतः भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ये परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी एक सदस्य को दे दिया जाता है और इनका दायित्व क्या होता है, इनका दायित्व होता है कि लोकसभा की कार्रवाई का सफल संचालन करना। सफल संचालन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि देश का राष्ट्रपति इनके सदन के एक सत्र या अधिवेशन को आहूत करते हैं, लेकिन सदन की जो भी कार्रवाई होती है वो इनके द्वारा संचालित होते हैं। जैसे सदन की जो भी कार्रवाई होती है या सदन को समय से पहले स्थगित करना ये स्पीकर का काम होता है, लेकिन सदन का अध्यक्ष या सभापति क्या नहीं कर सकता, सत्रावसान नहीं कर सकता, क्योंकि सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना ये क्षेत्राधिकार किसका है, देश के राष्ट्रपति का है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए सामान्य रूप से वहाँ पर सचिवालय की व्यवस्था भी होती है और लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसका जो एक पदाधिकारी होता है, जैसे अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव है जो उसकी कार्रवाई को एक नियंत्रित और लिपिबंद करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये देश की संसद की कार्रवाई के दोनों सदनों का एक संवैधानिक गठन का प्रारूप था जिसके तहत अपन ने देखा। लेकिन आर्टिकल 85 के बारे में अगर देखेंगे, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, 85 कहता है कि सामान्य रूप से संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना या लोकसभा को भंग करना ये किसके क्षेत्राधिकार में है, राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में। आगे देखते हैं कि देश की संसद का कार्य क्या है। कार्य सबसे पहले अपन देखते हैं कि सामान्य रूप से देश की जो संसद है उसका सबसे एक प्रमुख काम है विधि निर्माण करना, देश में लॉ बनाना, नीतियां बनाना, पॉलिसी बनाना। इसके लिए सामान्य रूप से देश की व्यवस्थापिका करती है विधि निर्माण। और विधि निर्माण सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश में कानून का निर्माण कैसे होता है। कानून के निर्माण के लिए भारत की संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे अपन ने देखा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 या 97 विषय, राज्य सूची में 66 या 61 विषय, या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से समवर्ती सूची में 52 या 47 विषय, इस प्रकार का विभाजन किया गया है। और ऐसी स्थिति में एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 के तहत जो अविशिष्ट विषय हैं इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है, देश की केंद्रीय व्यवस्थापिका का है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि देश में एक विधि का निर्माण कैसे होता है। विधि के निर्माण के लिए सामान्य रूप से एक जब भी संसद का सत्र एक बुलाया जाता है ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक बिल रखा जाता है जिसको कहते हैं विधेयक। विधेयक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है सरकारी विधेयक और दूसरे का नाम है गैर सरकारी विधेयक। कानून की जो ड्राफ्ट बना करके संसद में प्रस्तुत की जाती है उसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। और बिल सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। फिर आगे सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि
जो सरकारी विधेयक होता है वो या तो एक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और सरकारी विधेयक में धन विधेयक भी शामिल है। मंत्रियों के द्वारा कह सकते हैं कि सरकार के मंत्रियों के द्वारा, चाहे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, अगर मंत्रियों के द्वारा सदन में कोई बिल रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको कानून के प्रस्ताव को या प्रारूप को क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक कहेंगे। और जो बिल संसद के बाकी सदस्यों के द्वारा रखा जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। तो विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक के बारे में जो एक धन विधेयक की एक प्रक्रियाएं हैं वो आर्टिकल 101(9) में एक प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा एक धन विधेयक को 110 में एक परिभाषित किया गया है। इसके बारे में, एक धन विधेयक के बारे में, ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका एक निर्णय कौन करता है, देश का राष्ट्रपति करते हैं। और ये धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। पहले धन विधेयक को रखने की जो प्रोसेसिंग होती है वो लोकसभा में ही हो सकती है। लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इस धन विधेयक के ऊपर या संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर, जैसे अपन आगे देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर क्या नहीं हो सकती, संसद के दोनों सदनों की जॉइंट बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। और सामान्य रूप से ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार होते हैं। और जब भी एक संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। तो मैंने क्या कहा कि सरकारी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की जॉइंट बैठक हो सकती है, लेकिन धन विधेयक के ऊपर या संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संसद के दोनों सदनों की क्या नहीं हो सकती, जॉइंट बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कि सामान्य रूप से कि विधेयक को पारित होने के लिए संसदीय प्रणाली के आधार पर कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप से प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं प्रत्येक विधेयक को। सबसे पहले, चाहे वो गैर सरकारी विधेयक हो या सरकारी विधेयक हो, जो भी संसद का सदस्य जिस सदन में एक विधेयक को रख रहे हैं उस सदन के अध्यक्ष या सभापति से परमिशन लेकर निश्चित तिथि के ऊपर उस विधेयक के जो भी उद्देश्य हैं, उस विधेयक की जो भी एक ड्राफ्टिंग है, उस विधेयक के जो भी एक कानूनी एक प्रावधान है, उनको प्रथम वाचन में प्रस्तुत करता है या उसको समुचित अवसर दिया जाता है। प्रथम वाचन सामान्य रूप से उस सदन के अध्यक्ष या सभापति की परमिशन लेकर के उस विधेयक के बारे में बोलना, ये प्रथम वाचन होता है। उसके बाद में एक दूसरे वाचन में, उस विधेयक के दूसरे वाचन में बाकायदा उस विधेयक की प्रत्येक धाराओं के ऊपर, उस विधेयक के प्रत्येक प्रलेख के बारे में, उस विधेयक की प्रत्येक कानूनी एक नियम और उपबंधों के बारे में क्या होती है, चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद में अगर एक संसद के सदस्य ये सहमत हो जाते हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए, तो उस विधेयक को किसी एक विशिष्ट प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति की विवेचना के बाद में उसका फिर प्रतिवेदन आता है, और इस प्रतिवेदन के ऊपर भी एक विवेचना होती है, चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद में उस विधेयक का तीसरा चरण आता है, जिसको सामान्य रूप से कहते हैं तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन में सामान्य रूप से किसी भी बिल के ऊपर शाब्दिक शब्दकोश, उसका जो शब्दकोश है या उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए उसके ऊपर फिर क्या कर लिया जाता है, उस सदन में मतदान कर लिया जाता है। तीसरे वाचन में किसी भी विधेयक के ऊपर शाब्दिक कोश के ऊपर या संशोधन प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उस सदन में उस विधेयक के ऊपर मतदान होता है। और मतदान होने के बाद में वो विधेयक उस सदन से क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। और एक सदन में पारित होने के बाद में वो विधेयक कहाँ जाता है, दूसरे सदन में जाता है। और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और दूसरे सदन में अगर एक प्रथम सदन के
बिंदुओं के ऊपर या प्रथम सदन के प्रस्तावों के ऊपर दूसरा सदन अगर सहमत नहीं है और ऐसी स्थिति में ये समय 6 महीने से ज़्यादा का बीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि उस विधेयक के ऊपर या उस साधारण विधेयक के ऊपर भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की क्या बुला सकता है, जॉइंट बैठक बुला सकता है। और जॉइंट बैठक की मैंने जैसे आपको बताया था कि संसद की अगर एक दोनों सदनों की जॉइंट बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के एक साथ बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जॉइंट उस कॉन्फ्रेंस की या जॉइंट एक अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और वहाँ पर एक जो भी एक टोटल एक बहुमत है उस सदस्यता संख्या के आधार पर वहाँ पर निर्णय होता है। और निर्णय होने के बाद में ये आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है ये विधेयक। राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए, एक बार पुनः विचार के लिए उस विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है। अगर सदन ने उस पुनः विचारित विधेयक को पास करके वापस राष्ट्रपति को भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को संसद के द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर अनिवार्य रूप से सहमति देगा। राष्ट्रपति यहाँ पर पुनः विचारित विधेयक को इनकार नहीं कर सकता और राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद में उस विधेयक को अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं कि वो बिल एक्ट के रूप में पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जिस प्रकार एक विधेयक संसदीय प्रणाली के आधार पर किस प्रकार एक पारित होने की प्रक्रियाओं को अपनाता है और अपनाने के बाद में सामान्य रूप से वो बिल एक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। और इनमें भी कई प्रावधान हैं कि जैसे एक राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अगर देश का संविधान संशोधन बिल है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों को एक समान क्षेत्राधिकार है। संविधान संशोधन बिल के ऊपर क्या नहीं हो सकती, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कई प्रकार की ऐसी एक संवैधानिक प्रोसेसिंग और प्रक्रियाएं हैं जो संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा अपनाई जाती हैं और बिल को पारित होने के बाद में उसको सरकारी एक नोटिफिकेशन या एक गजट में उसको एक अधिसूचित कर दिया जाता है और इस अधिसूचित करने की प्रक्रिया को ही बाद में क्या कहते हैं, अधिनियम या एक्ट के रूप में उसको प्रभावी कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं देश की संसद 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के ऊपर और राज्य सूची के एक विशेष उपबंधों पर तथा समवर्ती सूची पर या फिर अविशिष्ट विषयों के ऊपर देश की संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो देश की व्यवस्थापिका का एक मेजर कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, देश के लिए कानून बनाना। कानून बनाने का जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और जब बिल को दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के बाद में आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति जब उसको एक हस्ताक्षरित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो बिल क्या कहलाता है, एक्ट या अधिनियम कहलाता है। आगे अपन देखते हैं कि सामान्य रूप से देश की जो संसद है या देश की जो व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की संसदीय प्रणाली भी अपनाती है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि देश की कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका को नियंत्रण करने के लिए कुछ एक संसदीय उपबंध हैं, जिनमें सबसे पहले अपन देखते हैं जिसको कहते हैं सामान्य रूप से प्रश्नकाल। ये प्रश्नकाल एक संवैधानिक उपबंध है। सामान्य रूप से एक संसद की जो कार्रवाई होती है वो 11 बजे से प्रारंभ होती है और प्रारंभिक जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल के रूप में माना जाता है। और प्रश्नकाल में सामान्यतः प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला जिनको कहते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरा जिनको कहते हैं अतारांकित क्वेश्चन और तीसरा कहते हैं जो एक विशेष अल्पकालीन प्रश्न होते हैं। अल्पकालीन प्रश्न होते हैं। सामान्य रूप से तारांकित प्रश्न उसे कहते हैं जिनके ऊपर स्टार लगा दिया जाता है, या जिसका मतलब ये होता है कि सरकार के जो भी प्रतिनिधि होते हैं या सदन में सरकार के जो भी एक मंत्री लोग होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में तारांकित प्रश्नों का उत्तर सामान्य रूप से मौखिक दिया जाता है।
जो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सामान्य रूप से एक लिखित के रूप में दिए जाते हैं, और जो अल्पकालीन प्रश्न होते हैं जिनके लिए सामान्यतः एक 10 दिवस का एक अवसर दिया जाता है, और ये भी एक सामान्य रूप से एक मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। अतारांकित क्वेश्चनों में सामान्य रूप से क्या नहीं हो सकता, पूरक क्वेश्चन नहीं हो सकता, जिसको अपन कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं उनमें एक सरकार के सदस्यों से या मंत्रिमंडल के सदस्यों से संसद के सदस्य क्या पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न काल सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में देश की व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने का यह वैधानिक तरीका है। दूसरा सामान्य रूप से इससे आगे वाला काल होता है जिसको कहते हैं शून्य काल, जीरो कालांश। जीरो कालांश ये भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की देन है, और ये सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि 1965 के बाद इस शून्य काल का विकास हुआ था। और शून्य काल में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अविलंबनीय के विषय के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शून्य काल में एक सरकार के प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अविलंबनीय महत्व के जो भी एक अविलंबनीय एक लोक विषय होते हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शून्य काल में सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की देन है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ऐसे एक बहुत से उपबंध होते हैं जिनमें अपन कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सामान्य रूप से लोकसभा में रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। या यूँ कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं लोकसभा में या देश की कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास है, ताकि सरकार निरंकुशता की ओर प्रयास न करें। या फिर अपन कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होता है, सरकार के खिलाफ कटौती प्रस्ताव होते हैं, या जब भी एक संसद का एक सत्र आहूत होता है, पहला जो सत्र आहूत होता है या बजट सत्र आहूत होते हैं, तो उसके ऊपर भी एक धन्यवाद प्रस्ताव के द्वारा, क्योंकि देश का राष्ट्रपति एक धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर अपने एक या गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में एक अभिव्यक्ति देते हैं, और उसके माध्यम से एक सरकार के द्वारा इस प्रकार की एक विशेष उपबंध स्थापित किए गए हैं जो अपन ये कह सकते हैं कि देश की कार्यपालिका को रोकने के लिए, उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के वैधानिक प्रावधान स्थापित किए गए हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कि देश में भारत की शासन प्रणाली का कैसा स्वरूप है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला, संघात्मक शासन पद्धति वाला देश है, और संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर भारत में इस प्रकार के शासन के स्वरूप को स्थापित किया गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन शासन का स्वरूप इक्वल है, और इसी शासन के स्वरूप को सामान्य रूप से हम देश की व्यवस्थापिका के रूप में स्थापित किए हैं। और व्यवस्थापिका का ये ढांचा अपन ने सेंट्रल व्यवस्थापिका पार्लियामेंट के रूप में देखा, जिसका विकास सामान्य रूप से देश की संवैधानिक विकास औपनिवेशिक शासन में देखने को मिला था, और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था का विकास 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में देखने को मिला, जिसको 35 के भारत शासन अधिनियम में, और वर्तमान में शासन पद्धति का एक निरंतर विकास हो रहा है। धन्यवाद।